इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी हमने लर्न किया है कि रेवेन्यू नेचर का इनकम जनरली टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स में अनलेस इट इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय द लॉ, और कैपिटल नेचर का इनकम जनरली टैक्सेबल नहीं होता अनलेस इट इज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड बाय द लॉ। सेक्शन 14 जो 5 हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बताता है, कौन सा 5 हेड्स? इनकम फ्रॉम सैलरी नंबर 1, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस, नंबर 4 कैपिटल गेन एंड नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड में कैपिटल गेन केवल एक ही हेड है जिसको डिजाइन किया गया है केवल कैपिटल नेचर का इनकम को टैक्सेबल कराने के लिए। तो कैपिटल गेन हेड में केवल कैपिटल नेचर का इनकम ही टैक्सेबल होता है स्पेसिफिकली। बाकी जो 4 हेड है वो 4 हेड डिजाइन किया गया रेवेन्यू नेचर का इनकम को टैक्सेबल करने के लिए, बट उसमें भी कैपिटल नेचर का इनकम टैक्सेबल होता है एक्सेप्शनल बेसिस पे स्पेसिफिकली लिखा गया है। तो जनरली वो सब रेवेन्यू नेचर का इनकम को टैक्सेबल करने के लिए डिजाइन किया गया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कैपिटल गेन हेड केवल एक ही हेड है जिसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है कैपिटल नेचर का इनकम को टैक्सेबल कराने के लिए। कैपिटल गेन हेड स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 45 से और जाके एंड होता है 55A में। सेक्शन नंबर 45 होता है चार्जिंग सेक्शन ऑफ द कैपिटल गेन। नाउ और भी स्पेसिफिकली बोलेंगे तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 होता है कैपिटल गेन हेड का चार्जिंग सेक्शन, और कैपिटल गेन हेड का जो चार्जिंग सेक्शन है 45(1) उनका कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा कोई एक पर्टिकुलर इनकम को। मतलब प्रिसाइसली बोलेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर रिसिप्ट जो सेक्शन 2 क्लॉज 24 के द्वारा इनकम में कन्वर्ट हो गया, जिसको सेक्शन 5 ने स्कोप ऑफ टोटल इनकम का दरवाजा ओपन कर दिया है, वो अगर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 का कंडीशन को फुलफिल करेगा तो पर्टिकुलर इनकम कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल हो जाएगा। गेटिंग? सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 क्या बताता है कंडीशन? सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 का जो कंडीशन है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 का कंडीशन क्या है? सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 का कंडीशन है नंबर 1 एसएससी शुड हैव ए कैपिटल एसेट। एसएससी के पास एक कैपिटल एसेट होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट इनका डेफिनेशन दिया हुआ है। डेफिनेशन के लिए हम कहां जाएंगे? अब सब लोग जानते हो कि लॉ में डेफिनेशन दिया रहता है सेक्शन नंबर 2 में, तो इनकम टैक्स में भी सेक्शन 2 में डेफिनेशन है। सेक्शन 2 क्लॉज 14 होता है कैपिटल एसेट का डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 क्लॉज 14 में जाएंगे कैपिटल एसेट को पता करने के लिए। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन कैपिटल एसेट जो एसएससी के पास है मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ट्रांसफर का मतलब क्या है? आप जनरली ट्रांसफर का जो मतलब जानते हो, यहां पर ट्रांसफर का डेफिनेशन है वाइड एनफ है। मतलब केवल सेल ट्रांसफर में कवर नहीं हो रहा है, ट्रांसफर में बहुत सारा ऐसा ट्रांजैक्शन कवर हो रहा है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट ने अगर आपसे आपका जमीन को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया कोई प्रोजेक्ट के लिए, वो वाला ट्रांजैक्शन को भी ट्रांसफर माना जाएगा। मतलब आप वॉलंटरीली गवर्नमेंट को जमीन नहीं दिया है, गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली आपसे जमीन ले लिया है, बट गवर्नमेंट ये जो कंपल्सरीली आपसे जमीन छीन ले रहे हैं, इन ट्रांजैक्शन को भी माना जाएगा, इन ट्रांजैक्शन को भी माना जाएगा ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का डेफिनेशन वाइड एनफ है बहुत सारा ट्रांजैक्शन को कवर करने के लिए। तो ट्रांसफर का डेफिनेशन पता करना बहुत जरूरी है, और ट्रांसफर का डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे कहाँ? सेक्शन 2 क्लॉज 47 में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 47 होता है ट्रांसफर। तो एसएससी के पास एक कैपिटल एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन लिख रहे, ट्रांसफर मस्ट हैव बीन effected in the previous year। ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में इफेक्टेड होना चाहिए। इसका इंप्लीकेशन क्या है? इसका मतलब कैपिटल गेन कौन सा ईयर का इनकम माना जाएगा? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हमने मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर रहे हैं 1920 प्रीवियस ईयर में। अगर 1920 प्रीवियस ईयर में बिल्डिंग को मैंने ट्रांसफर किया, सेल किया है, मान लो बिल्डिंग को मैंने 5 करोड़ में सेल कर दिया, तो 5 करोड़ में अगर मैंने बिल्डिंग को सेल किया, 5 करोड़ इज द कंसिडरेशन। अभी कंसिडरेशन अमाउंट मुझे रिसिप्ट हुआ है,
कि नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मान लीजिए तीन हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कंसिडरेशन को लेकर। मान लीजिए कंसिडरेशन मुझे रिसिप्ट हुआ है 1920 में पूरा 5 करोड़। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कंसिडरेशन मुझे पहले ही रिसिप्ट हो गया था, मैंने एग्रीमेंट टू सेल साइन किया था एक्स के साथ, और एग्रीमेंट टू सेल साइन हुआ था 15-16 प्रीवियस ईयर में। 15-16 प्रीवियस ईयर में एग्रीमेंट टू सेल साइन हो गया था। उसके ऊपर बेस करके 1920 प्रीवियस ईयर में हमने सेल डीड में साइन किया और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया। एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड दोनों में फर्क है। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है कि आपने एग्री किया फ्यूचर में ट्रांसफर करेंगे, और सेल डीड का मतलब होता है अभी अभी आप ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होने में जो एग्रीमेंट बनता है उसको बोलते हैं सेल एग्रीमेंट और सेल डीड, और ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगा, आज से एग्रीमेंट हो रहा है, उनको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो 15-16 में एग्रीमेंट टू सेल बन गया था और मुझे 5 करोड़ वहीं रिसिप्ट हो गया था 15-16 प्रीवियस ईयर में। बट बाद में जाके 1920 प्रीवियस ईयर में हमने बिल्डिंग को ट्रांसफर कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो बिल्डिंग ट्रांसफर तो हो रहा है 1920 प्रीवियस ईयर में, बट पैसा मिला है कब? 15-16। तो कौन सा साल का इनकम माना जाएगा कैपिटल गेन? 1920 प्रीवियस ईयर कि 15-16 प्रीवियस ईयर? जिस साल कंसिडरेशन मिला कि जिस साल ट्रांसफर हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? यहां पे बता रहे थर्ड वाला कंडीशन कि ट्रांसफर मस्ट हैव बीन इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर। मतलब जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर इफेक्टेड हुआ है उससे प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा कैपिटल गेन इनकम को। तो ट्रांसफर कौन सा साल में? मेरा वाला एग्जांपल में इफेक्टेड हुआ है 1920 प्रीवियस ईयर में। तो 1920 प्रीवियस ईयर को कैपिटल गेन इनकम का प्रीवियस ईयर माना जाएगा। मतलब कैपिटल गेन कौन सा साल का इनकम माना जाएगा? 1920 प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा मेरा वाला एग्जांपल में। कंसिडरेशन के साथ रिलेशन नहीं है। अगर कंसिडरेशन मुझे 1920 में रिसीव हुआ है और बिल्डिंग भी मैंने 1920 में सेल किया तो कोई बात नहीं, 1920 का ही इनकम माना जाएगा। बट बिल्डिंग को मैंने ट्रांसफर किया 1920 में, बट पैसा मुझे आगे जाके मिलेगा 2025-26 में। तो जब 25-26 में मिलेगा तब का इनकम माना जाएगा कि 1920 का इनकम माना जाएगा, जिस साल एसेट को मैंने सेल किया है। जिस साल हमने एसेट को सेल किया मतलब ट्रांसफर किया उस साल का इनकम माना जाएगा। तो कंसिडरेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं, चाहे आपने कंसिडरेशन ऑलरेडी रिसीव कर लिया, चाहे कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर रिसीव किया है, चाहे कंसिडरेशन फ्यूचर में जाकर रिसीव करेंगे, कोई रिलेशन नहीं। ट्रांसफर जिस साल हुआ है उस साल का इनकम माना जाएगा, ये जनरल है। बट कुछ एक्सेप्शनल केस में हम कंसिडरेशन जिस साल रिसीव्ड होगा उस साल का इनकम मानेंगे। वो आगे जाके हमने आपको एक एक करके देंगे एग्जाम्पल और एक्ट का प्रोविजन, और दिखाएंगे कि कौन कौन सा स्पेशल केस में कंसिडरेशन रिसिप्ट होने में इनकम माना जाएगा, ट्रांसफर होने में इनकम नहीं माना जाएगा। जनरली क्या है? ट्रांसफर होने में इनकम माना जाएगा। तो जिस साल का ट्रांसफर है उस साल का इनकम है। तो जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर इफेक्टेड हुआ है उस साल का इनकम माना जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में जाके, नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर मतलब असेसमेंट ईयर में जाकर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उस प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा, और प्रीवियस ईयर का इनकम के ऊपर हम टैक्स पे करते हैं असेसमेंट ईयर में। तो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर मतलब असेसमेंट ईयर में जाके उस प्रीवियस ईयर का कैपिटल गेन इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। बात खत्म यहां। तो 3 कंडीशन आपको समझ में आ गया। फोर्थ कंडीशन हम आपको बता रहे। फोर्थ कंडीशन क्या है? एसेट शुड हैव ए कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का डेफिनेशन हम सेक्शन 2 क्लास 14 में सीखेंगे। कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर हम सेक्शन 2 क्लास 47 में सीखेंगे। कौन सा ईयर का इनकम माना जाएगा कैपिटल गेन का इनकम? जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उस ईयर का इनकम माना जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे प्रीवियस ईयर एंड ट्रांसफर ये दोनों टैगलाइन है। देयर मस्ट बी गेन अराइजिंग ऑन सच ट्रांसफर। ट्रांसफर से गेन अराइज होना मस्ट है, नहीं तो टैक्स किसके ऊपर लगाएंगे? अगर गेन ही अराइज नहीं करेगा तो चार्जेबल टू टैक्स भी नहीं होगा। गेन में पॉजिटिव गेन एज वेल एज नेगेटिव गेन दोनों ही इंक्लूडेड है। तो गेन के अंदर पॉजिटिव गेन भी आ रहे हैं, नेगेटिव गेन भी आ रहे हैं। तो प्लस पॉजिटिव माइनस नेगेटिव दोनों ही है। क्लियर? देयर मस्ट बी गेन अराइजिंग ऑन सच ट्रांसफर। अगर गेन अराइज भी किया है फिर भी टैक्स ना लगने का चांसेस है। अगर वो गेन एग्जम्प्ट है तो गेन एग्जम्प्ट भी नहीं होना चाहिए। तो यहां हम लिख रहे हैं सच कैपिटल गेन must not be exempted। एग्जामिशन कहाँ मिलता है? आप लोग जानते हो जनरली एग्जामिशन सेक्शन 10 में मिलता है। तो कैपिटल गेन इनकम जो है
उसके लिए एग्जामिशन कहाँ दिया गया है वो हम एग्जामिशन में जब डिटेल में आएंगे तब सिखाएंगे। अभी इतना ही याद रखो कि एसएससी के पास एक कैपिटल एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर से गेन अराइज होना चाहिए और वो गेन एग्जाम्प्ट नहीं होना चाहिए, तब वो गेन इनकम माना जाएगा उस साल का जिस साल ट्रांसफर इफेक्टेड हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो कैपिटल गेन का इनकम उस साल का इनकम माना जाएगा जिस साल में ट्रांसफर इफेक्टेड हुआ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द कंसीडरेशन। चाहे कंसीडरेशन आपको पहले मिल गया, चाहे कंसीडरेशन आपको एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर मिला है, चाहे कंसीडरेशन आपको फ्यूचर में आगे जाके मिलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं करेगा। जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है उस साल का इनकम माना जाएगा। ये जनरल नियम है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शनल केस में क्या होगा? एक्सेप्शनल केस में कंसीडरेशन जिस साल रिसिप्ट होगा उस साल का इनकम माना जाएगा। वो कौन कौन सा केस में हम धीरे धीरे आएंगे और आपको मार्किंग कराएंगे। नाउ बताओ मुझे कैपिटल एसेट का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 2 क्लास 14। सेक्शन 2 क्लास 14 को भी स्टडी करेंगे कि कैपिटल एसेट का मतलब क्या है। दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। एक तो एसेट के पास कैपिटल एसेट होना चाहिए, दूसरा कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए। तो कौन सा एसेट को कैपिटल एसेट माना जाएगा? अगर ऐसा कोई एसेट है जो कैपिटल एसेट है ही नहीं तो उनका ट्रांसफर में कैपिटल गेन भी अराइज नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लास 14, इनको हटा रहे हैं। कैपिटल एसेट का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में, और सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने कैपिटल एसेट को डिफाइन करते हैं बहुत ही यूनिक तरीका से। कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में दो लिस्ट मिलेगा, एक नेगेटिव लिस्ट, एक पॉजिटिव लिस्ट। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिस्ट का कॉम्बिनेशन में कैपिटल एसेट डिफाइंड हुआ है। तो नेगेटिव लिस्ट हम लोग को गाइड करेंगे कौन कौन सा एसेट को कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा ये कंसीडर करने के लिए, और पॉजिटिव लिस्ट गाइड करेंगे कौन कौन सा एसेट को कैपिटल एसेट माना जाएगा ये कंसीडर करने के लिए। तो दो लिस्ट को एनालाइज करना जरूरी। चलिए दो लिस्ट को एनालाइज करते। पहले हम लेंगे पॉजिटिव लिस्ट और सेकंड में लेंगे नेगेटिव लिस्ट। नाउ पॉजिटिव लिस्ट, पॉजिटिव लिस्ट में लिखा हुआ है कैपिटल एसेट मींस, कैपिटल एसेट मीन्स ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब हो गया कोई भी किस्म का प्रॉपर्टी, कोई भी किस्म का प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या? प्रॉपर्टी का मतलब जो सेलेबल है, जो चीज सेलेबल है, जो थिंग सेलेबल है वो प्रॉपर्टी है। जो भी चीज बेचा जा सकता है उसको हम प्रॉपर्टी मानेंगे। जैसे आपके हाथ में जो पेन है वो पेन बेचा जा सकता है, यस बेचा जा सकता है, चाहे बहुत ही नॉमिनल अमाउंट मिले, बेचा तो जा सकता है ना। तो इसलिए पेन क्या बन गया? पेन प्रॉपर्टी बन गया। पेन अगर प्रॉपर्टी है तो पेन डेफिनेटली कैपिटल एसेट भी है। आपके हाथ में जो घड़ी है, वॉच, वॉच को बेचा जा सकता है, यस बेचा जा सकता है। वॉच अगर बेचा जा सकता है तो वॉच क्या बन गया? प्रॉपर्टी। वॉच अगर प्रॉपर्टी बन गया तो वॉच को हम क्या बताएंगे? वॉच को हम कैपिटल एसेट बताएंगे। आपके पास जो मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, नहीं तो मोटर कार है, वो स्कूटी, मोटरसाइकिल, मोटर कार बेचा जा सकता है, यस बेचा जा सकता है। अगर बेचा जा सकता है तो प्रॉपर्टी, वो अगर प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली वो कैपिटल एसेट है। आप जो बिल्डिंग में रहते हो वो बिल्डिंग बेचा जा सकता है, यस बेचा जा सकता है। अगर बिल्डिंग बेचा जा सकता है तो बिल्डिंग क्या बन गया? प्रॉपर्टी। अगर बिल्डिंग प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली वो कैपिटल एसेट है। अगर आपका मामी पापा कोई बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं तो बिजनेस में जो एसेट पड़ा हुआ है, चाहे फिक्स्ड एसेट चाहे करंट एसेट, वो बेचा जा सकता है, यस वो बेचा जा सकता है, तो वो भी प्रॉपर्टी है। वो अगर प्रॉपर्टी है तो वो डेफिनेटली कैपिटल एसेट है। बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कोई भी किस्म का प्रॉपर्टी, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो उसका वैल्यू बहुत ही बिग हो चाहे उसका वैल्यू बहुत ही नॉमिनल और स्मॉल हो, चाहे वो बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड हो चाहे वो पर्सनल कंजम्पशन से कनेक्टेड हो। अगर लाइन को पूरा अगर एनालाइज करेंगे तो ऐसा बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी, मतलब जो प्रॉपर्टी एसएससी हेल्ड कर रहे हैं वो एसएससी के लिए कैपिटल एसेट है। ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी एसएससी हेल्ड कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी एसएससी के लिए कैपिटल एसेट है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी whether or not connected with the business or profession of the एसएससी, चाहे वो एसएससी का बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड हो चाहे ना हो, चाहे पर्सनल कंजम्पशन से कनेक्टेड हो। फिर से लाइन को बता रहे प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी whether or not connected with the business or profession of the एसएससी। ये नंबर ए। बी में क्या लिखा है? बी में लिखा है एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द एफआईआईस। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज व्हाट इज नॉट डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सिक्योरिटीज व्हाट को अगर आपको रीड आउट करना है तो आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 2 क्लॉज एच सिक्योरिटीज व्हाट को डिफाइन करता है। और सिक्योरिटीज व्हाट का मतलब सीआर बॉन्ड डिवेंचर वगैरह जो आप जानते थे।
तो शेयर बॉन्ड डिवेंचर वगैरह हेल्ड कौन कर रहा है? एफआईआईस। एफआईआईस का मतलब क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर हम हमारा देश का बात करेंगे, देश में दो प्रकार का इन्वेस्टर होता है। इंडिजीनियस डोमेस्टिक इन्वेस्टर का बात करेंगे तो दो प्रकार का इन्वेस्टर होता है। एक इन्वेस्टर हम और आप जैसे लोग, जिसको बोलते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, और दूसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही हेवी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो एलआईसी हो गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब बिग इन्वेस्टर जो खुद ही एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहे हैं। तो एलआईसी एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहे हैं। तो एलआईसी अगर इन्वेस्टमेंट करे तो एलआईसी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ऐसा फॉरेन कंट्री में भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉरेन कंट्री में भी उनका देश में रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। तो फॉरेन कंट्री में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो इंडिया के लिए क्या बन गया? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर फॉरेन का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इंडिया में पैसा डालेगा तो इंडिया का जो डोमेस्टिक लीगल एनवायरनमेंट है, इंडिया ने जो लीगल फ्रेमवर्क तैयार करके रखा हुआ है, वो लीगल फ्रेमवर्क को कंप्लाई करते हुए ही पैसा डालना पड़ेगा। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर इंडिया में कैपिटल डालेगा तो इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क को कंप्लाई करते हुए कैपिटल को डालना पड़ेगा। इंडिया का इंटरनल लीगल फ्रेमवर्क क्या है? सेबी एक्ट 1992 के अंडर एफआईआईस के लिए जो रेगुलेशन गवर्नमेंट ने तैयार करके रखा है और रेगुलेशन के हिसाब से एफआईआईस को इंडिया में कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और इंडिया में वो जब कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। इंडिया में अगर कैपिटल इनवर्ट कैपिटल आर है, इंडिया में अगर कैपिटल आर है, इंडिया में कैपिटल अगर इन्वेस्ट हो रहे हैं तो दो रूप में इन्वेस्ट हो सकता है। एक को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों में फर्क क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों में फर्क क्या है? बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अगर एफआईआईस का इंडिया वाला कोई बिजनेस में इंटरेस्ट है, इंडिया वाला कोई बिजनेस का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिजनेस का कंट्रोल लेना चाहते हैं, बिजनेस का ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस का पार्टनर बनना पड़ेगा। तो इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंडिया वाला कोई बिजनेस में निवेश करते हैं और इंडिया वाला बिजनेस का कंट्रोल अपना हाथ में लेते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। और एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एफआईआईस का इंडिया वाला बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, इंडिया वाला बिजनेस का जो सीआर बॉन्ड डिवेंचर है उसका प्राइस में इंटरेस्ट है। इंडिया वाला बिजनेस का शेयर बॉन्ड डिवेंचर अगर स्टॉक मार्केट में रिलेटिवली लो प्राइस में ट्रेड हो रहे हैं, मतलब आगे जाके शॉर्ट टर्म में प्राइस इन्फ्लेट हो सकते हैं और आज प्राइस रिलेटिवली लो में ट्रेड हो रहे हैं। इंडिया वाला बिजनेस का शेयर बॉन्ड डिवेंचर अगर रिलेटिवली लो प्राइस में ट्रेड हो रहा है स्टॉक मार्केट में, जिसका प्राइस हाफ हो सकता है रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में, ऐसा शेयर बॉन्ड डिवेंचर एफआईआईस खरीद लेता है ह्यूज पैसा देकर, मतलब ह्यूज शेयर बॉन्ड डिवेंचर खरीदता है और जैसे प्राइस अप हो जाता है फिर से उसको बेच के पैसा निकाल के चले जाते हैं। इसको बोलते हैं हॉट मनी, वोलेटाइल मनी, तुरंत आया और तुरंत चला गया। बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसे ही हमने ये बात आपको डिफाइन किया, आपका माइंड में कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया। वो कॉन्सेप्ट क्या है? सर अगर सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना फ्रीक्वेंटली खरीदता है बेचते हैं, ऐसा अगर एफआईआईस का कारोबार है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, मतलब एफआईआईस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर डेली शेयर को खरीद रहे बेच रहे, शेयर को खरीद रहे बेच रहे, फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एफआईआईस के लिए शेयर बॉन्ड डिवेंचर स्टॉक इन ट्रेड बन जाएगा। और स्टॉक इन ट्रेड बन गया मतलब स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस का हिस्सा होता है। स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर करके जो भी सरप्लस जनरेट करेगा वो सरप्लस क्या होगा? वो सरप्लस पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपका माइंड में जनरेट हो गया कॉन्सेप्ट, और आपका माइंड में ये भी कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया, अगर एफआईआईस ने लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट किया है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया किया है, ऐसा इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म नेचर का है, ये इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल एसेट बोलेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट बेच के, ये इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करके जो भी सरप्लस जनरेट करेगा वो सरप्लस कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कैपिटल एसेट, और कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके जो भी सरप्लस जनरेट किया वो कैपिटल गेन है। ये आपके माइंड में दो कॉन्सेप्ट पैदा हो गया। दो कॉन्सेप्ट अलाइन कर पा रहे हो? आपका माइंड में जो दो कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है वो दो कॉन्सेप्ट हम ठीक बोल रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया आपका माइंड में? ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि अगर शेयर को फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना एफआईआईस का ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, तो एफआईआईस के लिए शेयर हो, बॉन्ड हो, डिवेंचर हो, कुछ भी हो जाए, शेयर बॉन्ड डिवेंचर मतलब सिक्योरिटी को फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी है एफआईआईस का। तो एफआईआईस के लिए सिक्योरिटीज बन गया स्टॉक इन ट्रेड, और स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर करके अगर सरप्लस जनरेट करेगा वो सरप्लस पीजीबीपी का हिस्सा है। बट अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट किया, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट करने का मतलब हो गया 4, 5, 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और 10 साल बाद जाके जब इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करके सरप्लस जनरेट होता है, वो सरप्लस डेफिनेटली कैपिटल गेन हेड में आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बन गया था कैपिटल एसेट। ये आपका माइंड में कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है। यही कॉन्सेप्ट
देश का असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उनका माइंड में भी था। बट एफआईआईस नहीं मानते थे, एफआईआईस के साथ हमेशा झगड़ा होते थे। एफआईआईस क्या बोलते हैं? एफआईआईस बोलते थे कि हमारा नाम है एफआईआईस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो हम जो भी करते तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल एसेट, चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म, वो तो इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल एसेट, और कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके कैपिटल गेन जनरेट करेगा। तो चाहे हम एफपीआई के रूप में इन्वेस्ट किया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्वेस्ट किया, चाहे हमने एफडीआई के रूप में इन्वेस्ट किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्वेस्ट किया, दोनों इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, और दोनों ही मेरे लिए कैपिटल एसेट है। और ट्रांसफर करके जो भी सरप्लस जनरेट करेगा वो सरप्लस कैपिटल गेन हेड में आएगा, पीजीबीपी में नहीं जाएगा। ऐसे एफआईआईस क्यों बोलते थे? क्योंकि एफआईआईस जानते थे कि पीजीबीपी में जो सरप्लस होता है वो सरप्लस के ऊपर, वो सरप्लस नॉर्मल इनकम होता है, और नॉर्मल इनकम के ऊपर फिनांस एक्ट ने टैक्स रेट प्रिस्क्राइब करते हैं, और फिनांस एक्ट ने जो टैक्स रेट फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं वो 40% होता है, और 40% टैक्स लग जाएगा पीजीबीपी का सरप्लस में। बट अगर कैपिटल गेन हेड में वो सरप्लस टैक्सेबल होगा तो कैपिटल गेन जनरली स्पेशल इनकम माना जाता है, और स्पेशल इनकम का टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट बताता है, और इनकम टैक्स एक्ट रिलेटिवली स्मॉल रेट बताया कैपिटल, रिलेटिवली लो रेट बताया कैपिटल गेन हेड के लिए। तो पीजीबीपी हेड में जो टैक्स रेट है फिनांस एक्ट का हिसाब से वो रिलेटिवली हाई है, और कैपिटल गेन हेड में जो टैक्स रेट है जिसको इनकम टैक्स एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया वो रिलेटिवली लो है देन पीजीबीपी। तो इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमेशा चाहते थे कि उनका इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाए, और असेसिंग ऑफिसर हमेशा चाहते थे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में जो इन्वेस्टमेंट हेल्ड किया है एफआईआईस ने उसको ट्रांसफर करके जो भी सरप्लस जनरेट हो रहे हैं वो सरप्लस पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो उनका बिजनेस है और इसमें देश का रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा। ये असेसिंग ऑफिसर चाहते थे। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने झगड़ा करते करते फिनांस मिनिस्ट्री में जाके अपना ग्रीवेंस डाल दिया, और फिनांस मिनिस्ट्री के सामने मीटिंग में बैठ गया, और फिनांस मिनिस्ट्री को समझाया कि देखिए हम लोग इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आपका देश में आता है, आपका देश का ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करता है, अगर आप लोग हमारा इनकम को, सरप्लस को पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल कर देंगे तो नेक्स्ट वर्ष हम लोग आएंगे ही नहीं। तो अगर आप लोग हमारा सरप्लस को कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करेंगे तो हम आते रहेंगे, अगर आप लोग पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल कर देंगे तो आपके कंट्री में हम आएंगे नहीं। आप जैसा और भी कंट्री है सिंगापुर, मॉरिशस, उसमें भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, हम आपके पास आएंगे नहीं, हम वो सब देश में निवेश करेंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉ को चेंज किया, कानून को बदला, और कानून में क्या लिख दिया? कानून में लिखा एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआईस, मतलब एफआईआईस जो भी सिक्योरिटीज को हेल्ड कर रहे हैं, चाहे वो एफपीआई के रूप में होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो एफडीआई के रूप में होल्ड कर रहे हैं, सबको माना जाएगा कैपिटल एसेट। तो एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट हमेशा कैपिटल एसेट होगा, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट को एफपीआई के रूप में होल्ड कर रहे हैं, चाहे एफडीआई के रूप में होल्ड कर रहे हैं, कोई भी तरीका से होल्ड करे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट कैपिटल एसेट है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बुक्स को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे, तो हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्होंने एफपीआई के रूप में जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्टॉक इन ट्रेड के रूप में दिखा दिया है, फिर भी इनकम टैक्स का कैलकुलेशन में वो हमेशा कैपिटल एसेट ही माना जाएगा। मतलब एफआईआईस ने जो भी इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करके सरप्लस जनरेट करेंगे, चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म, चाहे एफपीआई वाला इन्वेस्टमेंट चाहे एफडीआई वाला इन्वेस्टमेंट, हमेशा वो कैपिटल गेन हेड में ही टैक्सेबल होगा। ये बात क्लियर है यहां तक? हम और आपके लिए ऐसा नियम नहीं है, हम और आपके लिए तो वही नियम है, वही झगड़ा चलते रहेगा कि हम इन्वेस्टमेंट, हमने जो भी शेयर सिक्योरिटीज को खरीदा है, शेयर बॉन्ड डिवेंचर को खरीदा है, वो शेयर बॉन्ड डिवेंचर हमारे लिए स्टॉक इन ट्रेड है कि हमारे लिए कैपिटल एसेट है? अगर शेयर बॉन्ड डिवेंचर हमारे लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो वहां से जो सरप्लस जनरेट करेगा वो तो पीजीबीपी में जाएगा, और सिक्योरिटीज को हम लोग अगर हेल्ड किया है इन्वेस्टमेंट के रूप में और वो हमारे लिए कैपिटल एसेट है तो वहाँ से जो भी सरप्लस जनरेट करेगा वो तो कैपिटल गेन हेड में जाएगा। तो हम लोगों के लिए, मतलब डोमेस्टिक जो भी हम लोग है, हम लोगों के लिए तो सेम आप जो जानते थे वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, बट एफआईआईस के लिए एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट कैपिटल एसेट है, और कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके जो भी सरप्लस जनरेट करेगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी? तो ये था पॉजिटिव लिस्ट। अभी हम लोग आएंगे नेगेटिव लिस्ट में। नेगेटिव लिस्ट को डिस्कस करने के लिए, अच्छा इनको हटा देते हैं नेगेटिव लिस्ट का डिस्कशन में। नेगेटिव लिस्ट में कौन कौन सा पॉइंट कवर हो रहा है? नंबर 1 पॉइंट कवर हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट ए कैपिटल एसेट। Surplus arising on transfer of stock in trade cannot be charged under the head capital gain because stock in trade is not a capital asset. तो स्टॉक इन ट्रेड अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करके जो भी सरप्लस जनरेट करेगा वो सरप्लस भी कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे सर वो टैक्स फ्री है, वो टैक्स फ्री नहीं है, वो चार्जेबल होगा दूसरा हेड में। कौन सा हेड में? वो बिजनेस
पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, और स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करके जो सरप्लस जनरेट करते हैं वो सरप्लस रेवेन्यू नेचर का सरप्लस होता है, और रेवेन्यू नेचर का सरप्लस बिजनेस का हिस्सा है, तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। बात क्लियर है? स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है गुड्स हेल्ड बाय द बिजनेस हाउसेस फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। तो बिजनेस हाउसेस जो गुड्स को हेल्ड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, उनको माना जाएगा स्टॉक इन ट्रेड। बिजनेस हाउसेस कौन सा गुड्स को हेल्ड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड? केवल फिनिश गुड्स को हेल्ड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। ट्रेड करने के लिए कौन सा गुड्स को हेल्ड करते हैं? फिनिश गुड्स को हेल्ड करते हैं। रॉ मटेरियल हेल्ड करता है ट्रेड करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल बिजनेस हाउस एक्वायर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू द फिनिश गुड्स। तो इसलिए रॉ मटेरियल कभी भी स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। मेरा बिजनेस में मेरा जो रॉ मटेरियल है वो मेरे लिए कैसे स्टॉक इन ट्रेड होगा? दूसरा बिजनेस के लिए जिनसे हमने एक्वायर किया है उनके लिए वो फिनिश गुड्स था, मेरे लिए तो इनपुट है। जिनके लिए वो आउटपुट था उनके लिए वो फिनिश गुड्स था, बट मेरे लिए तो इनपुट है, मेरे लिए वो रॉ मटेरियल है, तो मेरे लिए वो स्टॉक इन ट्रेड हो नहीं सकता है, बिकॉज दैट इज नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। बस समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अकाउंट्स में मत जाओ। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है गुड्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। जो गुड्स हेल्ड होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड उनको ही बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। और स्टॉक इन ट्रेड में फिनिश गुड्स कवर हो रहे हैं, रॉ मटेरियल कवर नहीं हो रहे। कंज्यूमेबल स्टोर्स कवर हो रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड में? नहीं कवर हो रहे। क्यों नहीं कवर हो रहे? कंज्यूमेबल स्टोर्स हम लोग ट्रेड करने के लिए हेल्ड नहीं करते। कंज्यूमेबल स्टोर्स हम लोग हेल्ड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंज्यूमिंग इट इनटू द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हम जो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं उस प्रोसेस में कंज्यूमेबल स्टोर्स कंज्यूम्ड हो जाता है। कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कोयला, पेट्रोल, डीजल, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंज्यूम हो जाता है और फिनिश गुड्स में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं उसमें पावर चाहिए, तो कभी कभी हम लोग पावर के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल का भी हेल्प लेते हैं, और पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह कंज्यूमेबल स्टोर्स माना जाता है बिकॉज वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम्ड हो जाता है और वो फिनिश गुड्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल, वो हम लोग फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड हेल्ड नहीं करते, इसलिए वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं, तो स्टॉक इन ट्रेड में वो कवर नहीं होगा। तो सर अगर कंज्यूमेबल स्टोर्स रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करेंगे और सरप्लस जनरेट होगा, वो सरप्लस कैपिटल गेन हेड में आ जाएगा ना, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड को आपने नेगेटिव लिस्ट में रखा है। आपने तो रॉ मटेरियल और कंज्यूमर स्टोर्स को नेगेटिव लिस्ट में नहीं रखा है, तो वो तो कैपिटल एसेट बन जाएगा अगर नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। पॉजिटिव लिस्ट में तो लिखा हुआ था एनी प्रॉपर्टी, तो एनी प्रॉपर्टी में रॉ मटेरियल और कंज्यूमर स्टोर्स भी आएगा, तो रॉ मटेरियल और कंज्यूमर स्टोर्स को ट्रांसफर करके सरप्लस जनरेट करेगा, वो सरप्लस भी कैपिटल गेन हेड में आएगा। यस, आपने सही आइडेंटिफाई किया। इसलिए गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल स्टोर्स को भी नेगेटिव लिस्ट में रख दिया। तो स्टॉक इन ट्रेड के बाद नेक्स्ट आइटम आएगा रॉ मटेरियल्स, और उसके बाद आएगा कंज्यूमेबल स्टोर्स। तो स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमर स्टोर्स, ये नेगेटिव लिस्ट में है, मतलब ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये तीन आइटम कैपिटल एसेट नहीं है, और ये तीन आइटम को ट्रांसफर करके अगर सरप्लस जनरेट करते हैं, आप रॉ मटेरियल को जनरली ट्रांसफर नहीं करते हो, कंज्यूमेबल स्टोर्स को जनरली ट्रांसफर नहीं करते हो, तो आप प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हो, इसको क्यों ट्रांसफर करोगे? बट एक्सेप्शनल केस में ये ट्रांसफर भी तो हो सकता है ना, कि कोई एक एक्सेप्शनल सिचुएशन खड़ा हो गया, आपने रॉ मटेरियल को ही बेच दिया, आपने कंज्यूमर स्टोर्स को ही बेच दिया, ये बेचना आपका काम नहीं है, बट फिर भी आपने बेच दिया कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन में। तो अगर सरप्लस जनरेट करेगा, वो सरप्लस कौन सा हेड में चार्जेबल होगा? पीजीबीपी हेड में चार्जेबल होगा। ये कैपिटल गेन में नहीं आ सकता बिकॉज ये तीनों को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में, तो इसलिए ये तीन कैपिटल एसेट नहीं है, और कैपिटल एसेट नहीं है तो ट्रांसफर करके सरप्लस जनरेट होने में वो सरप्लस कैपिटल गेन हेड में आ नहीं सकते। बात क्लियर है? बट स्टॉक इन ट्रेड के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना पड़ेगा कि स्टॉक इन ट्रेड में गवर्नमेंट ने लिख दिया नॉट बीइंग एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs। FIIs ने जो सिक्योरिटीज हेल्ड कर रहे हैं, in which FIIs has invested in accordance with the regulation made under SEBI Act, वो सिक्योरिटीज FIIs के लिए स्टॉक इन ट्रेड तो हो ही नहीं सकता, पहले ही बताया। इसलिए यहां लिख दिया नॉट बीइंग एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs। तो FIIs जो सिक्योरिटी हेल्ड कर रहे हैं वो सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, मतलब वो नेगेटिव लिस्ट में आएगा नहीं। मतलब FIIs का सिक्योरिटी चाहे वो FPI के रूप में होल्ड करे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में होल्ड करे, चाहे FDI के रूप में होल्ड करे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में होल्ड करे, वो हर एक केस में कैपिटल एसेट है, वो नेगेटिव लिस्ट में आ ही नहीं सकते। क्लियर? तो इसलिए स्टॉक इन ट्रेड का क्लैरिफिकेशन है कि ये स्टॉक इन ट्रेड में FIIs का सिक्योरिटीज आ नहीं सकते। हो सकते FIIs का बुक्स में वो स्टॉक इन ट्रेड है, FPI के रूप में, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में FIIs ने जो सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं वो सिक्योरिटीज हो सकता है FIIs के बुक में स्टॉक इन ट्रेड है, बट इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन में वो कैपिटल एसेट है, वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं। बात क्लियर है?
तो स्टॉक इन ट्रेड रॉ मटेरियल कंज्यूमर स्टोर्स हेल्ड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। स्टॉक इन ट्रेड रॉ मटेरियल कंज्यूमर स्टोर्स को अगर एसएससी ने फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हेल्ड कर रहे हैं तो नेगेटिव लिस्ट में है, वो कैपिटलाइजेशन नहीं है। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट नंबर टू में क्या आ रहा है? नंबर 2 में आ रहा है पर्सनल इफेक्ट्स, और पर्सनल इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया, इसके बाद लिखा पर्सनल इफेक्ट्स दैट इज टू से, मतलब पर्सनल इफेक्ट बोलने का अर्थ क्या है, पर्सनल इफेक्ट्स बोलने का मीनिंग क्या है। पर्सनल इफेक्ट्स दैट इज टू से एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो पर्सनल इफेक्ट में कौन सा प्रॉपर्टी आ रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी आ रहा है। पर्सनल इफेक्ट्स में लिखा हुआ है दैट इज टू से एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो नंबर 1 कंडीशन मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। सेकंड बताया हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज बाय द एसएससी, एसएससी मूवेबल प्रॉपर्टी को हेल्ड किया है फॉर पर्सनल यूज, अपना पर्सनल यूज के लिए हेल्ड किया है, नहीं तो क्या बता रहे? पर्सनल इफेक्ट्स दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द एसएससी और एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर डिपेंडेंट ऑन हिम। तो एसएससी अपना पर्सनल यूज के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड कर रहे हैं, नहीं तो अपना फैमिली मेंबर जो एसएससी के ऊपर डिपेंडेंट है उनका पर्सनल यूज के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी को हेल्ड कर रहे हैं। हर एक केस में मूवेबल प्रॉपर्टी अगर पर्सनल यूज के लिए हेल्ड किया जा रहा है, एसएससी का अपना पर्सनल यूज, एसएससी का फैमिली मेंबर जो एसएससी के ऊपर डिपेंडेंट है उनका पर्सनल यूज के लिए, तो वो पर्सनल इफेक्ट माना जाएगा। और पर्सनल इफेक्ट नेगेटिव लिस्ट में है, इसलिए पर्सनल इफेक्ट को कैपिटलाइजेशन नहीं माना जाएगा। सर ऐसा क्यों है? ये तो समझ में आया था, ये 3 ट्रांसफर करके जो भी सरप्लस जनरेट होगा वो सरप्लस पीजीवीपी हेड में जाएगा, बट इनको क्यों नेगेटिव लिस्ट में रखा गया? ये नेगेटिव लिस्ट में रखा गया क्योंकि इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा पीजीवीपी हेड में, इसको कहाँ ट्रीटमेंट किया जाएगा? इसको क्यों यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है? सुनिए, पर्सनल इफेक्ट वाला जो आइटम होता है वो बेच के गिन आता ही नहीं। पर्सनल इफेक्ट मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। अब बताओ, आपका जो घड़ी है, आपका जो कपड़ा है, आपका जो सोफा सेट है, आपके घर में जो डाइनिंग टेबल है, ये सब बेच के कभी सरप्लस जनरेट होता है? मान लीजिए आपने यस्टरडे एक गाड़ी खरीद के लेकर आया, ब्रांड न्यू गाड़ी 10 लाख रुपया का, कोई भी कारण से वो गाड़ी आज ही आप बेचना चाहते हो, वो गाड़ी आप रखना नहीं चाहते हो। मान लीजिए आपने कोई पड़ोसी को बता रहे हो कि ये 10 लाख रुपए का गाड़ी कल खरीद के लेकर आया है और हम इसको बेचेंगे 10,20,000 में, कोई खरीदेगा? आप बता रहे हो हम 10 लाख में बेचेंगे, कोई खरीदेगा? कभी नहीं। आप बता रहे हो ब्रांड न्यू गाड़ी है, इसका शोरूम का प्राइस है 10 लाख रुपया और हम 10 लाख रुपया में ही बेच रहे, वो बोलेगा आपसे क्यों खरीदेंगे, हम शोरूम से खरीद लेंगे। तो आप 10 लाख में खरीदे, काली खरीदे, बट आज बेचने के लिए जाओगे तो 10 लाख में बेच नहीं पाओगे। तो पर्सनल इफेक्ट वाला आइटम कभी भी बेच के प्रॉफिट नहीं होता है, वो हमेशा लॉस होता है। आपका घर का डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, आपका घड़ी, आपका चश्मा, आपका पेन, आपका कार, आपका मोटरसाइकिल, आपका स्कूटी, ये सब बेच के प्रॉफिट नहीं आता है, ये सब बेच के लॉस आता है। गवर्नमेंट ने खुद को बचा लिया लॉस से, गवर्नमेंट ने लॉस से खुद को बचा लिया। क्यों? ये तो एसएससी का प्रॉपर्टी, एसएससी बेच के एसएससी का लॉस होगा, गवर्नमेंट ने कैसे बचा लिया? सुनिए ध्यान से, अगर पर्सनल इफेक्ट नेगेटिव लिस्ट में नहीं होता तो पर्सनल इफेक्ट पॉजिटिव लिस्ट का हिसाब से क्या माना जाता? कैपिटल एसेट माना जाता। अगर पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट माना जाता, पर्सनल इफेक्ट बेच के जो लॉस अराइज करता वो लॉस कैपिटल गेन हेड में आ जाता, और कैपिटल गेन हेड में अगर आपके पास पॉजिटिव गेन होते और पर्सनल इफेक्ट बेच के नेगेटिव गेन है, वो दोनों एडजस्ट होकर आपका पॉजिटिव गेन कम हो जाता और गवर्नमेंट को आप टैक्स कम पे करते। बात समझ में आ रहा है? हर साल ईद के टाइम में, दिवाली के टाइम में, पूजा के टाइम में हर इंसान अपना घर का पुराना सामान बेच के नया सामान घर में लेकर आते, पुराना टीवी बेच देते, पुराना सोफा सेट बेच देते, पुराना घर का पर्सनल इफेक्ट वाला चीज़ को बेच के नया सामान घर में लेकर आता है, और वो सब में उनका लॉस ही होता है। वो लॉस अगर कैपिटल गेन हेड में आ जाएगा और कैपिटल गेन हेड में ऑलरेडी कोई प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट के साथ क्या करेगा? लॉस को एडजस्ट करके प्रॉफिट को कम कर लेगा और गवर्नमेंट को टैक्स कम पे करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट खुद को बचा लिया लॉस से, मतलब गवर्नमेंट लॉस को एडजस्ट करने नहीं देंगे। ये बात समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट खुद को कैसे बचा लिया? गवर्नमेंट ने पर्सनल इफेक्ट को नेगेटिव लिस्ट में रख दिया, तो पर्सनल इफेक्ट कैपिटल रह ही नहीं, और वो अगर कैपिटल रह ही नहीं तो यहां से आने वाला लॉस भी कैपिटल गेन हेड में आएगा नहीं, और कैपिटल गेन हेड में अगर नहीं आएगा तो एडजस्ट भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो पर्सनल इफेक्ट को गवर्नमेंट ने क्यों नेगेटिव लिस्ट में रखा? बट हर एक पर्सनल इफेक्ट बेच के लॉस नहीं आता है, कुछ पर्सनल इफेक्ट ऐसा भी होता है जिसको बेच के प्रॉफिट आता है। गवर्नमेंट ने उसको पर्सनल इफेक्ट का डेफिनेशन से बाहर कर दिया। गवर्नमेंट ने बता रहे थे पर्सनल इफेक्ट दैट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज बाय द एसएससी और एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर डिपेंडेंट ऑन हिम, बट एक्सक्लूड्स में क्या रहा है? कौन कौन सा आइटम को पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाएगा? वो मूवेबल है, पर्सनली यूज भी करते हो, फिर भी वो पर्सनल भी है, वो मूवेबल भी है, उसको पर्सनली आप यूज भी करते हो, फिर भी वो पर्सनल इफेक्ट नहीं है, मतलब वो कैपिटल एसेट है।
तो एक्सक्लूशन वाला पॉइंट में कौन सा आ रहा है, एक्सेप्ट वाला पॉइंट में कौन सा पॉइंट कवर हो रहा है, ज्वेलरी बेच के आपका प्रॉफिट ही होता है। वो भी मूवेबल है, वो भी आप पर्सनल यूज करते हो, वो भी हिसाब से पर्सनल इफेक्ट होना चाहिए, बट उसको एक्सक्लूड कर दिया पर्सनल इफेक्ट का डेफिनेशन से, क्योंकि ज्वेलरी बेच के प्रॉफिट आता है, गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं। तो जिसमें प्रॉफिट आता ही नहीं है, लॉस आता है, उसको गवर्नमेंट ने कैपिटल एसेट का डेफिनेशन से बाहर कर दिया। ये सब में प्रॉफिट आता है, ये सब पॉजिटिव लिस्ट में है, मतलब ये कैपिटल एसेट है। नेगेटिव लिस्ट से एक्सेप्ट कर दिया, मतलब ये पॉजिटिव लिस्ट में आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये सब कैपिटल एसेट है। तो नंबर 1 ज्वेलरी, नंबर 2 आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग्स, यहां लिख रहे हैं स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। सुनिए, ज्वेलरी का मतलब क्या होता है, ऑर्नामेंट, जनरली ऑर्नामेंट। ज्वेलरी का एग्जैक्ट डेफिनेशन में हम आ रहे हैं। ज्वेलरी का मतलब आप जो ऑर्नामेंट जानते हो, फॉर द टाइमिंग ऑर्नामेंट ही माना। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मतलब क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का मतलब होता है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का मतलब होता है अर्लियर सिविलाइजेशन का कोई आइटम। मॉडर्न सिविलाइजेशन चले, अर्लियर सिविलाइजेशन का कोई आइटम, वो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो जाएगा। ड्राइंग्स, पेंटिंग, ड्राइंग का मतलब स्केच किया हुआ जिसमें कलर यूज नहीं हुआ है, पेंटिंग मतलब कलर भी यूज हुआ है, बट ये हम और आपका बना हुआ ड्राइंग पेंटिंग नहीं, कोई आर्टिस्ट का बना हुआ ड्राइंग पेंटिंग। ये सब कीमती चीज है, जितना पुराना उतना कीमती, मतलब जितना पुराना होगा उतना ज्यादा में बेचा जाएगा। तो ये सब बेच के सरप्लस जनरेट होता है, ये सब बेच के लॉस नहीं आता, ये सब बेच के सरप्लस जनरेट होता है। स्कल्पचर्स मतलब नक्काशी किया हुआ काम, नक्काशी किया हुआ काम होता है, वो सब बोलते हैं स्कल्पचर्स। एनी वर्क ऑफ आर्ट का मतलब होता है जो चीज अपना हैसियत से ज्यादा पैसा में बिक सकते हैं, जो चीज अपना हैसियत से ज्यादा पैसा में बिक सकते हैं। जैसे विराट कोहली का अपना बैट, विराट कोहली का जो बैट है, वो बैट, एक बैट का जो प्राइस है, नॉर्मल प्राइस है, उस प्राइस से ज्यादा पैसा विराट कोहली का बैट बिक सकते हैं, इसलिए विराट कोहली का बैट को आप वर्क ऑफ आर्ट बोल सकते हो, मतलब जो अपना हैसियत से ज्यादा पैसा में बिक सकते हैं। बस समझ में आ रहा है। तो ये सब आइटम को बेच के सरप्लस आता है, ये सब बेच कर डेफिसिट नहीं आता है, इसलिए ये सबको कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में रखा गया है, मतलब नेगेटिव लिस्ट से बाहर कर दिया। नेगेटिव लिस्ट में पर्सनल इफेक्ट आ रहे हैं, ये सब भी पर्सनल इफेक्ट है, बट इसको पर्सनल इफेक्ट का डेफिनेशन से बाहर कर दिया, मतलब नेगेटिव लिस्ट से ये बाहर हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव लिस्ट में आ गया। तो ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एंड वर्क ऑफ आर्ट, ये सब पर्सनल इफेक्ट होने के बाद भी ये पर्सनल इफेक्ट का डेफिनेशन में नहीं आ रहे, मतलब ये सब क्या है, ये सब कैपिटल एसेट है। तो यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, पर्सनल इफेक्ट में हम क्या बताया था, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, चाहे एसएससी का अपना पर्सनल यूज के लिए, चाहे एसएससी का फैमिली मेंबर जो एसएससी के ऊपर डिपेंडेंट है उनका पर्सनल यूज के लिए हेल्ड किया है, वो सबको माना जाता है पर्सनल इफेक्ट। क्लियर। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो पर्सनल इफेक्ट है ही, जैसे बिल्डिंग पर्सनल यूज करते हो बट तो मूवेबल है नहीं, इसलिए बिल्डिंग को हम क्या नहीं मानेंगे, बिल्डिंग को पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे, तो मतलब बिल्डिंग क्या हो जाएगा, बिल्डिंग कैपिटल एसेट हो जाएगा। यहां पे हमने ये डिस्कशन किया, अभी ज्वेलरी का डिस्कशन में आएंगे, इसको हटा रहे हैं।